सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम निखिल और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 इकोनॉमिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन की 40 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपका जो एग्जाम बहुत ही नज़दीक यानी कि 18 अप्रैल को आपका एग्जाम लिया जाएगा इकोनॉमिक्स का आर्ट्स वाले का, इसलिए वीडियो में देर नहीं करेंगे, फटाफट हम लोग आंसर को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन की। देखिए आपका जो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है। देखिए जब एक से अधिक हो ना तो आपका सीमांत धनात्मक होता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है सीमांत धनात्मक हो, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि दीर्घकाल में संतुलनात्मक व्यवस्था में एकाधिकार की तुलना पूर्ण व्यक्ति के प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा डैश होती है। तो देखिए उत्पादन को जो मात्रा होगा आपका अधिक होगा, यानी कि आपका सही से उत्तर ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है अधिक आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विविधीकृत कीमत किस बाजार में विशेषता होती है। देखिए ये जो होती है आपका एकाधिकार, यानी कि सही से उत्तर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए चौथा प्रश्न की अगर बात कर सकते हैं तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है, वो भी आपका एकाधिकार हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक अधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है। तो देखिए एक अधिकार में जो क्रेताओं की संख्या होती है वो होती है 1, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ये दिखाई दे रहा है 1 आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए आप इधर साइड में उत्तर में मत जाइए क्योंकि यहाँ गलत भी दिया हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच 1 से कम होती है जब। देखिए जब 1 से कम हो ना वो आपका सीमांत तक ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है ऋणात्मक सही से उत्तर हो जाता है। देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया यहाँ पे कि देखिए एक अधिकार में जब 1 से अधिक हो, ठीक है, जब 1 से अधिक हो तो आपका सीमांत धनात्मक हो, 1 से अधिक बोला गया। अगर 1 से कम बोला जाए तो आपका सीमांत ऋणात्मक होगा, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे ऋणात्मक है, सही से उत्तर हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर 1 से अधिक बोला जाए तो धनात्मक, अगर कम बोला जाए तो ऋणात्मक। चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक एकाधिकार बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति अधिकतम होगी जब सीमांत प्राप्ति का मान डैश होगा। तो ये जो आपका होगा वो जब 0 हो। ठीक है, आपका सही से उत्तर ऑप्शन में यह जो 2 दिखाई दे रहा है 0 आपका सही से उत्तर हो जाता। चलिए अगला बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक एकाधिकार निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है। ये जो निर्धारण करता है वो कीमत तथा मात्रा की। ठीक है, आपका सही से उत्तर ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए कीमत तथा मात्रा में किसी एक का। ठीक है, दोनों में से एक कीमत या तो फिर किसी मात्रा का, दोनों में से एक ही। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ये 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि एक फर्म संतुलित की अवस्था में होती है जब। तो देखिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि एकाधिकार निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है। तो देखिए एकाधिकार जो निर्धारण करता है यहाँ पे वो कीमत तथा मात्रा में किसी एक का करेगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है कीमत तथा मात्रा में किसी एक का, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी जब। तो वो होगी जब क्या होगी, जब कुल संप्राप्ति को कुल लागत के बीच का अंतर अधिकतम हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में ये जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची में वस्तु में 5 इकाई उत्पादन में कुल आगम का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ इकाई दिया गया है। ठीक है, आपको निकालना है। तो करेक्ट आंसर आपका अगर बात कर सकते हैं तो यहाँ पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आंसर की। आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, 5 इकाई दिया हुआ है, आप ध्यान में रखिए 5 इकाई। देखिए सीमांत आगम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जोड़ देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 इकाई हो गया। अब यहाँ पे जो सीमांत आगम यहाँ पे नीचे दिया हुआ 5 तक, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है। 8 देखिए 10 को 8 को 6 को 4 को और 2 को यहाँ पे जोड़ना है। अगर जोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, 10 का 10 हो गया, 8 और यहाँ पे जो 2 है 10 हो गया, 10 और 10 20 और 6 और 4 10, यानी कि 30। अगर बात कर सकते हैं 1 2 3 4 5 के बीच अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे 30 सही से उत्तर आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 यहाँ पे देखो 30 दे रहा हुआ आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 इकाई बोला है, 5 इकाई का जो नीचे वाला भाग है इसको इतना यहाँ तक जोड़ देना है। तो जितना भी आपका सीमांत आगम का जोड़ होगा वो आपका सही से उत्तर होता है, यानी कि करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है 30 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए
आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। तो देखिए आर्थिक क्रिया का जो उदाहरण है वस्तु का विनिमय। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है यहाँ पे सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है। तो ये जो है आपका कैसे उत्पादन से, ठीक है, कैसे उत्पादन से आगे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसाधनों की मितव्ययता से क्या तात्पर्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है संसाधनों का उत्तम उपयोग करना ही आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का जो स्वामित्व होता है। देखिए संसाधन में जो निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का जो स्वामित्व होता है वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात कर सकते हो। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया। तो देखिए सही से अगर उत्तर की बात कर सकते हो ऑप्शन में 3 हो जाता है। ये प्रश्न आप सभी के लिए जो कमेंट के लिए रखा गया था पिछले वीडियो में, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कमेंट किए हैं, अच्छा लगता है देखने से। मैं क्या करता हूँ एक न एक प्रश्न हर एक वीडियो में छोड़ के जाता हूँ। तो चलिए आपका ऑप्शन में जो 3 है, जो भी बच्चे सही सही उत्तर दिए हैं बहुत अच्छा कमेंट किए थे, अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए अगला बात प्रश्न की बात कर ले। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि उपभोक्ता कौन है। देखिए उपभोक्ता वो है कि जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला है। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात करें तो प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि मांग का नियम लागू होने का कारण है। तो ये जो कारण है आपका सभी कारण होता है। ठीक है, आय प्रभाव भी होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव भी होता है, सीमांत प्रतियोगिता का ह्रास नियम भी होता है। यानी कि सभी के सभी इनमें से सभी ऑप्शन में 4 है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु का उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच हो। तो देखिए आपका सही उत्तर जो देखो 1 से अधिक होगा। ठीक है, जो मांग का लोच होगा वो 1 से अधिक होगा। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर ले। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि यदि एक वस्तु की मांग रेखा कीमत ठीक है, जो यहाँ पे अक्ष दिया है वाई अक्ष से समांतर खींचा गया है तो इसका तात्पर्य है कि उस वस्तु की मांग का कीमत लोच हो। तो देखिए अगर बात कर सकते हैं यहाँ तो लोच अगर, तो देखिए यहाँ आपका सही उत्तर ऑप्शन में जो ये दिखाई दे रहा है 0 आपका होगा। ठीक है, ठीक है, आपका क्या होगा 0 होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु की मांग, ठीक है, वक्र का समीकरण Q बराबर 10 - P है तो वस्तु की प्रति इकाई की 2 रुपये होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या कीजिए। देखिए कुछ नहीं है प्रश्न में बहुत इजी है। क्या करना है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है Q दिया हुआ 10 - P, ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ P यहाँ पे दिया हुआ, देखिए P आपका 2 यहाँ पे दिया हुआ 2 रुपये दिया है। तो कुछ नहीं करना है आपका 10, सिंपल सी बात है 10 - P, P यहाँ पे क्या है 2, तो 10 - 2 क्या होगा 8। यानी कि ऑप्शन में 8 देखिए कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 में 8 दिया है आपका सही से उत्तर इधर। ठीक है, P यहाँ पे दिया हुआ है 2, इसलिए यहाँ पे 10 - 2 8 हो जाएगा। यानी करेक्ट ऐसे ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो देखिए इकोनॉमिक्स शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वो आपका ग्रीक भाषा से हुआ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है ग्रीक आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि एक उत्पादन संभवतः वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करती है। देखिए वो जो करती है आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। ठीक है, आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है। देखिए जो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसे? एडम स्मिथ। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है। यहाँ पूछा गया भारत का, तो भारत का अगर बात कर सकते हैं तो रघुराम जो रजन है आपका सही सा उत्तर। ऑप्शन में जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर भारत का हो जाता है। देखिए आपके लिए एक प्रश्न रहा यहाँ से कि आपको बताना कमेंट करके, जो यहाँ पे ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहा है ठीक है, महबूब उल हक कहाँ के निवासी। ये प्रश्न आपके लिए रहा कि महबूब उल हक जो है ना वो कहाँ के निवासी है। जिस प्रकार से रघुराम रजन भारत के हैं उस प्रकार से महबूब उल हक कहाँ के निवासी हैं, आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने आप सभी के लिए रखा है। और अपना नाम के साथ कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है उसमें अपना पता बता सकते तो और भी बढ़िया बात है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किनका है।
ठीक है। तो देखिए अर्थशास्त्र मानव का कल्याण का अध्ययन है, ये कथन जो है वो अल्फ्रेड मार्शल का, किसका, अल्फ्रेड मार्शल, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा, सॉरी ए दिखाई दे रहा, मार्शल आपका सही उत्तर होता है। इस प्रकार जितना भी कथन है उसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में 1-2 नंबर के लिए पूछेंगे जाएंगे। चलिए अगला बात कर लेते हैं प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर बात कर सकते हैं तो एक फर्म की संतुलन, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो ये 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता। चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया, किसी वस्तु का मांग फलतः Q20 -2P, जहाँ P बड़ा है 10, बाजार में वस्तु के 20 उपभोक्ता है तो वस्तु के लिए बाजार का मांग फलन ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, आपको मांग फलन ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ 20 दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात आपको करना है क्या, यहाँ पे 20 लिखिएगा। देखिए 20 यहाँ पे दिया हुआ 2P और यहाँ पे 20 यहाँ पे उपभोक्ता दिया हुआ, इसलिए क्या कीजिएगा, सिंपल सी बात, यहाँ पे 20 को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, 20 यहाँ पे 2P लिख दीजिएगा और ब्रैकेट करके यहाँ पे 20 से यहाँ पे गुना कर दीजिए। क्यों गुना कीजिए, क्योंकि यहाँ 20 यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे आप 20 से यहाँ पे गुना करते हैं, यहाँ पे 20 से 20 से यहाँ तो 400 हो जाता है। ठीक है, 400 होता है। यहाँ पे अगर 2P है, 2P को यहाँ पे 20 से गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40P। तो करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए, इस तरह से आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता से तात्पर्य है, तो देखिए उपयोगिता से तात्पर्य वो है आपका आवश्यकताओं की संतुष्टि। ठीक है, जो भी आवश्यकता है उसकी संतुष्टि, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला बात करें तो प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है। या ऋणात्मक पूछा गया ना, तो आपका सही से उत्तर ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, सीमांत उपयोगिता आपका ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में 4 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं को उपभोग में डैश उपयोगिता प्राप्त करता है, तो वो जो करता है वो करता है अधिकतम। क्या करता है, अधिकतम, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में तो ये दिखाई दे रहा है अधिकतम आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि समष्टि शब्द के लिए, ठीक है, प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द MACRO किस भाषा के शब्द से लिया गया है। देखिए ये जो लिया गया आपका ग्रीक भाषा से लिया गया। ठीक है, आपका सही से उत्तर आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपका सही से उत्तर ग्रीक आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। यहाँ पे जो पूछा गया है कि चयन की समस्या, ठीक है, समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन डैश होते हैं, तो वो होता है दुर्लभ के कारण से। ठीक है, समस्या होती है दुर्लभ। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका दुर्लभ होगा तो समस्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। तो देखिए आपका सही उत्तर ऑप्शन में जो 3 देखा था, अवतल होने के कारण हुआ कि बढ़ती सीमांत अवसर की लागत पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है बढ़ती सीमांत अवसर लागत आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य चयन करना। ठीक है, तो देखिए आपका सही उत्तर की बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में जो 3 यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तित्व अर्थशास्त्री, ठीक है, आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति आर्थिक इकाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो पुस्तक लिखे हैं वो लिखे हैं एडम स्मिथ ने। कौन लिखे हैं, एडम स्मिथ। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो है जो 2 दिखाई दे रहा आपका सही से उत्तर हो जाता है। सारा का सारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वीडियो लाऊंगा आप सभी के लिए। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाया है, उसे भी देख सकते हैं जाके, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए बोलेगा तो मैं आई बटन में भी डाल ही दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का केंद्र संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो आपका सही से उत्तर कैसे, और ठीक है मैंने ऊपर में बताया था कैसे उत्पादन से। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है कैसे उत्पादन, सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा रहा है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को, ठीक है, के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है। वो जो कहलाती है वो कहते हैं सीमांत उपयोगिता। क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। नहीं क्या करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के 2, ठीक है, बंडलों ए
आपका समोसा 5 और कचौड़ी 4 तथा बी में क्या है कि समोसा 5 और कचौड़ी 6 के बीच तटस्थ है। इसका कथन क्या है, सत्य है क्या असत्य है? ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन में जो ये दिखाई दे रहा सत्य आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का मांग वक्र का समीकरण Q15 - 2B है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपये होने पर वस्तु की मांग का मात्रा ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा वो आपको बताना, सिंपल सी बात है। मैंने ऊपर में ऐसा एक प्रश्न बताया, क्या करना, क्यू यहाँ पे कितना दिया है 15 - 2P है। तो आपका सिंपल सी बात को गुना करना है। यहाँ पे आपको लिखना है 15 - 2P लिख देना है, ब्रैकेट करके आपको गुना करना है। कितना यहाँ पे दिया हो आपका 1 रुपये यहाँ पे दिया हो, तो आपको 1 से गुना करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ 15 से 15 यहाँ पे गुना किए, यहाँ पे 2 किए, तो आपका 13 आंसर आएगा। ठीक है, अगर माइनस करते हैं यहाँ पे 2 15 से, तो आपका सही से उत्तर 13 हो जाता है। यानी करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है, से बोल रहे हैं 2 दिखाई दे रहा है, 13 आपका सही उत्तर होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भी देख लेते हैं क्या प्रश्न। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि यदि किसी वस्तु का मांग Q A/P है तो मांग वक्र में प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मांग क्या होगा? तो ये जो होगा आपका 1 होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है 1 आपका सही उत्तर होता है। इसी प्रकार आपका जितना भी प्रश्न रहता है इकोनॉमिक्स में ये समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो में आएंगे और भी वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी को किसी प्रकार दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें, साथ ही साथ और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट करते रहें, मैं आप सभी को बनाने का प्रयास करूँगा। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपना अपना अगर आंसर की मिलाना है तो बहुत सारा मैंने आंसर की बना रखा है, हिंदी का आपका जाकर फिर इकोनॉमिक्स का जो कॉमर्स वाला का था उसका भी प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार से कॉमर्स का आया था। साथ ही साथ आपका हिंदी इंग्लिश, उसके बाद आपका क्या कहते हैं इतिहास का, बहुत सारा जिसका एग्जाम हो चुका है उसका मैंने आंसर के डाल रखा है। अगर नहीं देखा तो उसे भी देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग इसी तरह दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।